हेलो डियर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे विलायकन ऊर्जा के बारे में, यानी कि सॉल्वेशन एनर्जी। विलायकन ऊर्जा पहले तो किसी चीज का किसी चीज में विलय होना, मतलब है किसी विलय का किसी विलायक में विलय होना दो चरणों में पूर्ण होता है। ये दो दो स्टेप्स हैं, दो स्टेप्स में पूरा होता है। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है। चलिए थोड़ी इन स्टेप के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि जल किसी विलय का जल में घुलना है, तो वो इन दो स्टेज में पूर्ण होगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वो ऐसा होगा जैसे मान लो कि NaCl है। NaCl को जल में घुलने के लिए क्या होना होगा, पहले इसे अपने आयनों में टूटना होगा। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में से टूटना होगा। पहले इनको ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक होना पड़ेगा इन्हें। इनके लिए इनको चाहिए एक एनर्जी। इसको तोड़ने के लिए जब ये टूटेंगे तो इनका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, तो इसके लिए इसको एनर्जी चाहिए। और इतनी एनर्जी चाहिए जितनी इसकी लेटेस्ट एनर्जी है, मतलब चालक ऊर्जा जितनी है। जब तक हम इसे इसकी लेटेस्ट एनर्जी नहीं देंगे तब तक ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में नहीं टूट सकता। तो चलिए इसे थोड़ा अच्छी तरह से लिखते हैं। इस इक्वेशन को अच्छी तरह से लिखते हैं, इस समीकरण को अच्छी तरह से लिखते हैं। पहले जैसे मान लो कि NaCl ना लेकर हम कोई एक कॉमन सा लेते हैं, mx से प्लस हमें यहाँ पर देनी होगी चालक ऊर्जा, यानी कि लेटेस्ट एनर्जी। इंग्लिश मीडियम वाला यहाँ पर लेटेस्ट एनर्जी कहेगा चालक ऊर्जा को। और तब ये जाके टूटेगा M पॉजिटिव प्लस x नेगेटिव में। इसे चालक एनर्जी देना ही पड़ेगा हमें, तब ये जाकर इस पे टूटेगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। जब ये इससे इन आयनों से ये फॉर्म हो रहा था तो एनर्जी रिलीज हुई थी। जब इन आयनों से ये फॉर्म हुआ था तब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई थी। इसीलिए इसको इस वाले फॉर्म में जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी अपनी सराउंडिंग से, या फिर हमें इन्हें देनी पड़ेगी एनर्जी। चलिए अब हमारा सॉल्वेशन यानी विलायकन करना है हमें, तो सबसे पहले ये हो गया, यहाँ पे हमारी एनर्जी लगी। हम इस एनर्जी को कहेंगे U। अब और दूसरा दूसरा क्या है, यहाँ पर दूसरा step क्या है, पश्चात के अणुओं से क्रिया कर विलायक संकृत अणु बनाते हैं। यह क्रिया विलायकन कहलाती है। इसमें उत्सर्जित हुई ऊर्जा विलायकन ऊर्जा कहलाती है। अन्य पदार्थ से में घुलने की प्रक्रिया में होने ऊर्जा परिवर्तन प्रकार दर्शाया जा सकता है। किस प्रकार दर्शाया जा सकता है वो हम अभी दर्शा रहे हैं। अभी M पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव है। ये जब जल मतलब H2O में डिजोल्व होगा, H2O में डिजोल्व होगा प्लस M प्लस प्लस X नेगेटिव में हो, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी कुछ रिलीज करेगा। और इस एनर्जी को कहते हैं, जो एनर्जी रिलीज होगी इसे कहते हैं विलायकन ऊर्जा, यानी कि सॉल्वेशन एनर्जी। विलायकन ऊर्जा जब ये इसमें डिजॉल्व होता है तो यहाँ पर एक एनर्जी लॉस होती है। अगर एनर्जी लॉस ना हो ना तो डिजॉल्व भी ना हो, क्योंकि वो अपना mx है, यहाँ पे ये आयन है, ये सिस्टम है पूरा आयन का और जल का। ये अपनी एनर्जी को रिलीज करके अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, इसीलिए डिजॉल्व हुआ है। और डिजॉल्व होने में उसकी एनर्जी रिलीज हुई है। और हर एक सिस्टम एनर्जी रिलीज करना चाहता है, अपने आप को एनर्जी रिलीज कर मोस्ट स्टेबल स्टेज में ले जाना चाहता है। ये नेचर में, ब्रह्मांड में हर एक चीज की टेंडेंसी होती है ऐसी। और अगर यहाँ पर एनर्जी रिलीज ना हो, अगर यहाँ पर एनर्जी रिलीज ना हो, अगर यहाँ पर एनर्जी रिलीज ना हो, अगर हमें एनर्जी देनी पड़े तो यहाँ पर कोई डिजोल्यूशन नहीं होगा, मतलब कि वहां पर कोई डिजोल्व नहीं होगा। इसके नोटेशन में मैं अगर यहाँ पर H2O यूज ना करके यहाँ पर इक्वेसियस यूज करूँ, कि मतलब ये इक्वेसियस फॉर्म में हो जाएंगे, ये दोनों इक्वेसियस फॉर्म में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए देखते हैं एनर्जी का क्या चेंज होगा जब सॉल्वेशन होगा या मतलब विलायकन होगा।
अनेक पदार्थ के जल में घुलने में ऊर्जा परिवर्तन L बराबर H माइनस U, जहाँ L विलायकन की ऊष्मा है और L जहाँ L विलयन की ऊष्मा है और H यहाँ U यहाँ पर है लैटिस एनर्जी मतलब कि चालक ऊर्जा, और H यहाँ पर है सॉल्वेशन एनर्जी। अगर सॉल्वेशन एनर्जी का मान ज्यादा हुआ, मतलब कि अगर सॉल्वेशन एनर्जी H है लैटिस एनर्जी से ज्यादा हुई, मतलब कि जब हम इसे डिजोल्व करेंगे तो वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा जितनी कि उसकी लैटिस एनर्जी थी, लैटिस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो यहाँ पर विलयन बन जाएगा हमारा, मतलब कि यहाँ पर विलयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, विलयन बन जाएगा, मतलब कि जो MX है ये उसमें घुल जाएगा, जल में घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। और यदि लैटिस एनर्जी का मान ज्यादा है, लैटिस ऊर्जा का मान ज्यादा है H से, यानी कि विलायकन ऊर्जा से, तो यहाँ पर विलयन नहीं बनेगा, डिजोल्व नहीं होगा, नहीं बनेगा। चलो देखते हैं, तो जालक व विलायकन ऊर्जा के अपेक्षित मानों पर निर्भर करता है। यदि जल योजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से अधिक है तो विलयन बनने की प्रक्रिया में ऊष्मा निकलेगी, मतलब कि जब विलयन बनाएंगे अगर विलायकन की ऊर्जा ज्यादा हुई तो ऊष्मा निकलेगी। विलायकन की ऊर्जा का मतलब क्या है कि विलयन बनते समय कितनी ज्यादा एनर्जी लॉस कर रहा है वो सिस्टम, कितनी ज्यादा एनर्जी निकाल रहा है वो सिस्टम, वो होगी विलायकन ऊर्जा। यदि जलयोजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से अधिक है तो विलयन बनने की प्रक्रिया में ऊष्मा निकलेगी जिसमें तंत्र की ऊष्मा कम हो जाएगी, फलस्वरूप तंत्र का अधिक स्थायी हो जाएगा, इस कारण आणविक पदार्थों की विलेयता बढ़ जाएगी। इसके विपरीत जालक ऊर्जा का मान विलायकन ऊर्जा से अधिक है तब पदार्थ अविलेय होगा। यदि जालक ऊर्जा का मान, मतलब ये जालक ऊर्जा लैटिस एनर्जी का मान इससे अधिक है तो फिर विलायकन नहीं होगा, विलयन नहीं बनेगा। यौगिक की विलायकन ऊर्जा का मान जितना अधिक होता है यौगिक उस विलायक में उतना ही अधिक विलेय होगा। यदि इसका मान सॉल्वेशन एनर्जी का मान और ज्यादा हो तो और अच्छा विलयन बनेगा और अच्छा घुल जाएगा, यदि इसका मान कम हुआ तो सही नहीं घुलेगा। ये आपकी डेफिनेशन है दोनों, और आपके एग्जाम में आप यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं अपने मार्क्स के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप ऐसे और वीडियो लाना चाहते हैं, मतलब और वीडियो चाहते हैं आप मेरे इस चैनल पर इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो और आपके लिए बना दूंगा। थैंक यू।